अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि कल प्रॉमिस किया था कि डिप्स जिसने ले ली हैं अच्छा किया है और रिटर्न्स मिलेंगे, उसका पहला सबूत ये आ गया है। ये चेक करें। यू विल बी सरप्राइज बिकॉज आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो भी इतना शार्प डाउन टर्न। 85.79 पे डब्ल्यू टी आई क्रूड आ चुका। कल 121 तक इसने शूट किया था, 111 112 पे आकर इसने थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ था, थोड़े पाँव इसने वहाँ लगाए थे। तो लग यही रहा था कि यहाँ टिकेगा और थोड़ा अभी ऊपर ही जाएगा, लेकिन एक यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने कहा हम अपने रिजर्व्स निकालेंगे, दो ट्रंप ने कहा कि छोटी सी वॉर थी बस ख़त्म होने पे आ रही है, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। इसकी वजह से क्रूड 85.79 पर आ गया है अभी। बहुत शार्प रिकवरी एक्सपेक्ट करें, बहुत ज़बरदस्त रिकवरी होने वाली है। जैसा कि कल मैंने वीडियो में कहा था, कल वाली वीडियो में जो मैं MEBL का एनालिसिस किया था कि अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में अभी भी गया नहीं है कुछ, सुबह जल्दी से पकड़ लें। वैसे आइडियली तो सुबह फ़ौरन चीज़ ना पकड़नी चाहिए ना बेचनी चाहिए, अराउंड 2-3 घंटे गुजर जाए मार्केट ज़रा सेटल डाउन हो, कुछ रुख दिखाए, तब हम बंदा इस तरह बाई या सेल करना चाहिए आइडियली। लेकिन ये आइडियल सिचुएशंस नहीं है और ये अच्छे पैसे बनाने के दिन है और अच्छे पैसे बन रहे हैं जो जो इन रूल्स को फॉलो कर रहा है। मेरे तो अच्छे पैसे बन रहे हैं, तो बड़ी स्पीड में बन रहे हैं, मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो अगर आप सुबह ओपन होते ही मिनट्स में बाइंग कर लेते हैं तो आज भी आप उसे फ्लिप कर सकते हैं, एक दो दिन रोक के भी फ्लिप कर सकते हैं। तो अगर किसी का दिल ज़रा छोटा सा है तो सुबह खुलते ही ऑल इन हो जाए और बिफोर द एंड ऑफ द डे बेच के निकल जाए। एक अच्छा रिटर्न एक ही दिन में फ्लिप में आपको मिल जाएगा। तो रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं बैंक्स में MEBL, UBL, MCB, HBL। फर्टिलाइज़र से फ़िलहाल दूर रहें, सीमेंट से भी फ़िलहाल दूर रहें। उसके अलावा खैर सबसे ज़्यादा अच्छे तो यही चल रहे हैं। let me take a look over here। ये सारे स्टॉक्स तो नहीं है, लेकिन ये मैंने 3 प्रोफाइल्स अपनी बनाई हुई हैं, इन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, POL अच्छा है, PSO अच्छा है, NBP अच्छा है। इवन तो मैंने इस सेक्टर से दूर रहने का कहा था, लेकिन EFERT अच्छा रिटर्न दे सकता है आज एक ही दिन में फ्लिप में। लेकिन जो मैंने पहले बैंकिंग सेक्टर के जो नाम लिए हैं ना, वो बेस्ट हैं अगर आज एक ही दिन में आपने फ्लिप करना है। प्रोफाइल 1 में अगर देख के मैं आपको बताऊं, यार जो नाम बताएं वो काफ़ी हैं फ़िलहाल, ठीक है ना। शॉर्ट फ्लिप्स करनी है सबने, शॉर्ट फ्लिप्स के लिए अच्छे हैं। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा है तो वही बैंकिंग के नाम बहुत ज़बरदस्त हैं फ़िलहाल, ठीक है। और ऐसे टेक्निकल टेक्निकल का टाइम नहीं है, ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल से मार्केट चल ही नहीं रही, फंडामेंटल से मार्केट चल ही नहीं रही, मार्केट न्यूज़ पे चल रही है। तो उसमें ऐसी मैं आपको वो क्यों बातें बताऊं। और वो लोग जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो ऑब्वियसली अगर आप शेयर्स कम लेते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें ब्रोकरेज कमीशन वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से फ़ीस वगैरह ज़्यादा हो जाती है। तो बंदा बेचता मुनाफे में, एट द एंड ऑफ द डे जब हम अपना रिपोर्ट निकालते हैं तो देखते हैं यार ये तो जेब से उल्टा निकल ही गया, फ्रिक्शन इतनी होती है। तो उनके लिए मशवरा है PIBTL, बड़े अच्छे दामों में आया हुआ है, बहुत अच्छे दामों में आया हुआ है। इसलिए कि अगर आप फ्लिप भी करेंगे तो अच्छा आपको रिटर्न देगा, लेकिन शायद एक दो दिन में आपको रिटर्न दे। वरना अगर आप इसे होल्ड कर लें 2-4 हफ्ते के लिए तो
कुछ नहीं तो ये 18, 20, 21 पे चला जाएगा, महीना 2 महीने में। और जो लोग सोच रहे हैं अभी भी कि और यार जंग लंबी लग सकती है, हाँ हो सकता है 1 2 हफ्ते और चल जाए, लेकिन ना इसराइल में कैपेसिटी है, ना यूएस में कैपेसिटी है, ना ईरान में कैपेसिटी है। मजाक नहीं है जंग है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया इतने शौक से आया था, बाजे बारात लेके, दुल्हन बना के, सिंदूर लगा के जब उसे वापस भेजा हम आ, हमारी फोर्सेस ने, तो 4 दिन में ही बस हो गई ना उसकी। दौड़ते हुए गया था ना ट्रम्प के पास, जिसके बाद 2007 जहाज़, 9 जहाज़, अभी 11 12 तक हो चुके हैं। शायद ट्रम्प जाते जाते 50 तक उनके जहाज़ बोलना शुरू कर दे। तो जंगें आसान नहीं होती, ना ईरान के लिए आसान है। वो उन्होंने खींच इसलिए ज़्यादा दी कि जो खमेनाई साहब को शहीद कर दिया इन जालमों ने। अच्छा, लेकिन अभी आखिर उन्होंने ख़त्म करनी ही है। जो जो उनके सेक्टर्स तबाह हो रहे हैं, जिस तरह जो अभी रिफाइनरीज तबाह हुई है, वो 20 30 साल लग जाएंगे बनाने में। ये चीज़ें बनाना आसान नहीं होती, बेशक आपके पास पैसे भी हों तो। और वो बेचारे वैसे ही बड़े क्रंच में आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ईटीएफ्स की बात करें तो जेएस मोमेंटम का अभी इस महीने मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर 15 20 22 के दरमियान कुछ ना कुछ ऐलान होगा। हो सकता है पिछली दफ़ा की तरह 1.5 2 रुपए ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है 1 रुपये तक तो ये पर शेयर फिर भी ऐलान करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कुछ मस्ती वस्ती की, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम तो ज़रा डाउन था और ये मोमेंटम के ऊपर ईटीएफ है, तो लोग इसे डंप करके जान छुड़ा लेंगे। और इसका बहुत ज़्यादा बिलियंस में शेयर्स हैं, खासा 2 3 बिलियन या 4 बिलियन का हो, जो मैंने चेक नहीं किया, बढ़ता ही रहता है, ऐड करते ही रहते हैं ये लोग भी। तो इन्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और मैंने कहीं पढ़ा भी था इनका न्यूज़ के जेएस वालों ने, मैनेजमेंट ने, हर ईटीएफ को, कोई भी फंड है, इन सब को एक टीम होती है ना, तो उस टीम को उन्होंने कहा कि इस महीने निश्ता कुछ नहीं दे रहे, इस महीने आपकी कोई कमीशन वमीशन नहीं है काम के, और मतलब बेसिक सैलरी पे ज़रा ये वाला क्वार्टर ज़रा गुजार लो। वैसे भी थोड़ा नहीं कमाते, इस क्वार्टर ना लिया तो क्या जाते, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने कुछ ना दिया या बहुत कम दिया तो ये ऐसा डंप होगा, ऐसा डंप होगा कि ये 1.5 2 रुपये में भी इसको कोई नहीं ले रहा होगा, तबाह हो जाएगा उनका ये ईटीएफ जो बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त। जितने ईटीएफ हैं, मुझे, मैं तो इसी में काम करता हूँ, मुझे इसी में मज़ा भी आता है और बड़ा अच्छा रिटर्न देता है। 2025 का इसका 55% रिटर्न था, आप जाके चेक कर सकते हैं। लोग हंसते हैं मैं जब भी बताता हूँ। 4 इन्होंने डिविडेंड दिए थे, आप उन चारों डिविडेंड को ऐड अप करें तो 6.5 रुपये का डिविडेंड बनता है। 10 रुपये की बुक वैल्यू थी, अभी तो इसकी तकरीबन 13 रुपये की बुक वैल्यू है। ठीक है, और अभी की बुक वैल्यू के हिसाब से भी अब अगर आप लगाएं तकरीबन 45% बनता है। उस वक्त की बुक वैल्यू पे लगाएं तो 55% बनता है। मोमेंटम मार्केट का उसमें भी पूरा 12 महीने अच्छा नहीं था। मोमेंटम उस वक्त भी मार्केट का अराउंड 6 7 महीने सही था, क्योंकि 4 5 महीने मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी और फिर दरमियान में जंग भी हुई थी। तो पहले 2 4 महीने कंसोलिडेशन हुई, फिर मार्केट उठने लगी, फिर जंग हुई, और फिर उसके बाद मार्केट ने फिर लेग अप दिया, फिर एंड में फिर थोड़ी कंसोलिडेट की, फिर ऊपर हुई, और अभी ये कंसोलिडेट हो रही थी। लेकिन अच्छा हुआ जंग की वजह से पीई रेशियो, हर चीज़ मार्केट में इतनी ऊपर चली गई थी, जो मैंने अपनी एक वीडियो में कहा भी था कि डिपेंड करता है आप कौन सी मैट्रिक देख रहे हैं। सर्टेन मैट्रिक 8.5 कह रही थी, सर्टेन मैट्रिक्स के मुताबिक 9.5 था, कुछ मैट्रिक्स तो 10.5 तक भी हमारी KC 100 इंडेक्स को ओवरऑल अगर आप सबको कंबाइन करके देखें तो वहाँ रख रहे थे। तो 8.5 से लेकर 10.5 के दरमियान आपको मुख्तलिफ स्टडीज़ के मैट्रिक्स आ रहे थे। और वैसे भी हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 10 15 20 साल देखें, जब भी 8.5 को लगती है ये मार्केट तो कंसोलिडेट करने लगती है, और 9 9.5 को टच करती है तो ये फिर प्रॉपर करेक्शन लेती होती है। तो हमेशा जब भी आपकी इंडेक्स, इसलिए मैं इंडेक्स पे वीडियोस बनाता हूँ कि इंडेक्स पे भी नज़र रखा रखें। अगर आपका जितना भी घटिया स्टॉक है, पेनी स्टॉक में फंसे हुए, अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो वो उसे भी ऊपर लेके चला जाएगा। और जितना भी तगड़ा होगा स्टॉक को, इंडेक्स अगर नीचे जा रहा है तो उसको ड्रैग डाउन करेगा ही करेगा। तो जेएस मोमेंटम भी अच्छा टाइम है अभी बाय करने का। अगर आप वेट करेंगे उनके बोर्ड मीटिंग का और ऐलान का, तो तब तक ये चला जाएगा अपने एक रेगुलर रेट पे जिस पे यूजली ट्रेड करता है, 12 12.5 13 के दरमियान। अभी तो 12.5 13 13 20 13 25 के दरमियान ट्रेड कर रहा होता है, तो 12.5 और 13.5 के दरमियान अभी ट्रेड कर रहा होता है।
10-12 ट्रेडिंग सेशन नॉर्मल मिल गए ना, ये अपनी नॉर्मल रेट पे आ जाएगा। तो जिसने लेना है, ये अच्छा टाइम है अभी इसमें बाय करने का। मेरे इसमें बहुत हैंडसम अमाउंट ऑलरेडी पड़ी हुई है, अच्छे रेट से मैंने इसे लेके रखा हुआ है। तो मुझे इसमें फ़िलहाल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं पीपीएल और एचएमबी, मेरी उनके अंदर पोजीशंस हैं, अच्छी पोजीशंस हैं, मुझे और हैंडसम दामों में ये आज मिल रही हैं। मैं आज ज़बरदस्त सा एवरेज डाउन एचएमबी में करूँगा और पीपीएल में करूँगा। आ, लेकिन अगर मुझे देख के कोई कर रहा है तो ये मैं बता दूं, पीपीएल आपको पता होगा एक बेटा स्टॉक की तरह बड़ा तेज़ मूवमेंट्स देता। तो इसको मैंने मेन कैपिटल के लिए जहन में रखा। और एचएमबी मैंने शुरू से थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू किया हुआ था, क्योंकि जब मार्केट करेक्शन भी कर रही थी, ख़राब भी हुई हुई थी, 160s में आ गई थी। मुझे याद है मैं पूरे पूरे इंडेक्स एक एक ट्रेड व्यू से अपने जा रहा था, अपनी लिस्ट में से गुजरते गुजरते मुझे एचएमबी मिला था। मैं देख के हैरान हो गया था कि ये वाहिद था जो टेक्निकल्स पे परफॉर्म कर रहा था। 128 129 पे था ये उस वक्त, अपने 52 वीक हाई की तरफ टकरे मार रहा था उस रेजिस्टेंस को। तो मैंने कहा यार तो 118 पे आ, मैं तुझे लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 112 की एवरेज पे अच्छी अमाउंट पकड़ी हुई है। और देखते हैं, मैं तो आज अपने पैसे इन दोनों के अंदर स्प्लिट करने और शुरू के सुबह के 3 4 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपनी सारी पोजीशंस इसमें पकड़नी है। और कल मैंने एम लिया था, बस जो 60 65 शेयर या और एम को उठाऊंगा कि एक सर्टन अमाउंट सोची हुई थी कि एम में इतने लेने हैं, तो वो बस वो 60 65 उसके लूँगा। वो एक जो सर्टन अमाउंट मैंने सोची हुई थी वो पूरी हो जाएगी मेरी। मेन मेरा जोर आज पीपीएल और एचएमबी की तरफ रहेगा। तो मेरा एम और पीपीएल क्विक फ्लिप्स हो जाएंगे, और एचएमबी में फ़िलहाल क्विक फ्लिप नहीं करूँगा। मैं इसमें अच्छा रिटर्न देख रहा हूँ, थोड़ा सा इसे स्विंग करेंगे 3 4 महीनों में, इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा रिटर्न देगा। क्विक फ्लिप भी हो सकता है, लेकिन सब्र कर लें, फल बड़ा मीठा होगा इसमें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।